हो गया स्टार्ट। तो लास्ट टाइम पे आपको मैं वास्तविक गहराई और आभासी गहराई ये बता चुका था, ठीक। साथ में प्रकाश का अपवर्तन लगभग पूरा हो गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। बहुत आसान सा आर्टिकल है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, और इन घटनाओं को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। इन घटनाओं की हमें व्याख्या करनी है प्रकाश के अपवर्तन से, ठीक है ना। तो पहली जो अपवर्तन संबंधी घटना है वो ये है कि अगर कोई आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु है, आंशिक रूप से द्रव में डूबी हुई वस्तु, द्रव में डूबी वस्तु, अगर कोई वस्तु है भाई, कोई छड़ है, उसको आप आंशिक रूप से किस में डुबा दो, द्रव में डुबा दो। ये द्रव में आंशिक रूप से न डुबाओ, पूरी तरह से डुबा दो, द्रव में डूबी वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी दिखती है? आंशिक रूप से द्रव में डूबी हुई वस्तु, या सॉरी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, आप इसको आंशिक रूप से या पूरी भी डुबा दो तो भी टेढ़ी दिखेगी भाई। होगा क्या, समझो कि अगर आपने कोई वस्तु द्रव में डुबाई है, ठीक है ना, तो जो वस्तु का निचला तल है उससे जो प्रकाश किरणें आएंगी वो अपवर्तित होकर कहाँ जाएंगी, सघन से विरल माध्यम में जाएंगी, ठीक है ना। और विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। तो जो वस्तु का तला है भाई, जो वस्तु के सबसे नीचे का हिस्सा है वो आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा ना। जैसे वास्तविक इमेज और रियल और इमेजनरी इमेज बनी थी ना, क्या हुआ था, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई वाला जो आर्टिकल है उसको रिमाइंड करो थोड़ा सा, कि जो वस्तु नीचे रखी थी बिल्कुल द्रव के, वो कहाँ दिखी थी, द्रव के बीच में कहीं पे दिखी, ठीक है ना। तो वही स्थिति इसमें आएगी। और जो वस्तु है, अगर सपोज के लिए हमने इसको किसी द्रव में डुबोया है, यहाँ तक द्रव भरा है इस द्रव में, और हमने इस वस्तु को इसमें तिरछा डुबा रखा है, ठीक है। ये हमने इसको सीधा डुबाया है, ये छड़ हमने इसको सीधी डुबोई। अब क्या होगा कि यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी भाई, यहाँ पे हम अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पे क्या खींचेंगे, ठीक है ना। और ये अभिलंब से क्या हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से आएगी इसके समांतर यहाँ, और ये भी अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहां पर ये ऊपर दिखेगी, कुछ क्या दिखेगी, तो ये है द्रव में आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु क्या दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी। आपको सीधी नहीं दिखेगी बल्कि क्या दिखेगी, टेढ़ी दिखेगी, ठीक। दूसरा है रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारों का। अब क्या होता है देखो, वायुमंडल में जब प्रकाश कहाँ से आता है, रात में प्रकाश कहाँ से आता है, अंतरिक्ष से ही आता है। हमेशा प्रकाश जो है अंतरिक्ष से ही आएगा, लेकिन रात में कहाँ से आएगा, रात में सूर्य तो होता नहीं है, तो प्रकाश कहाँ से आएगा, प्रकाश होगा या तो चंद्रमा से या फिर तारों से। अब होता क्या है कि जो तारे हैं भाई, वो तारे पृथ्वी से कई मिलियन ईयर्स लाइट ईयर दूर है, ठीक है, कई लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। तो वहां से आने वाला जो प्रकाश है, तारों से आने वाला जो प्रकाश है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा मतलब क्या है कि जो ये पृथ्वी है, यहाँ पे नीचे ये पृथ्वी है, यहाँ प्रेक्षक है कोई, यहाँ पे क्या है, ठीक है। और जो तारा है वो यहाँ है। तारे की वास्तविक स्थिति ये है, तारे की वास्तविक स्थिति ये है। अब क्या होगा, अब क्या होगा,
तारे से प्रकाश आएगा तो यहाँ पृथ्वी और तारे के बीच कई सारे माध्यम होंगे, कई सारे लेयर्स होंगे। टेम्परेचर्स की, कहीं पे धूल होगा, कहीं पे क्या होगा, कहीं वायुमंडल होगा, और मैक्सिमम स्थान में क्या होगा, निर्वात होगा। निर्वात में तो वो सीधा आ जाएगी, प्रकाश किरण क्या आएगी, निर्वात तक तो प्रकाश किरण सीधी आ जाएगी ऐसे। लेकिन जैसे ये अन्य लेयर्स में क्या करेगी, अन्य लेयर में प्रवेश करेगी तो ये अविलंब से क्या होती जाएगी भाई, ऊपर विरल है, नीचे धीरे धीरे सघन माध्यम हो रहा है। तो विरल से सघन में आ रहे तो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ेगी ना। तो धीरे धीरे ये प्रकाश किरण सीधे ना आकर के ऐसे आएगी भाई, और जो तारे की आभासी स्थिति है वो आपको यहाँ प्रकट होगी। असल में तारा यहाँ है, वो आपको यहाँ प्रकट, यहाँ क्या होगा, प्रतीत होगा सिर्फ। और इसीलिए जो है तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है आपको। तारा जो है जैसे कोई बल्ब है, बल्ब जल रहा है, ये लाइट सोर्स है, तारा भी क्या है, एक लाइट सोर्स है। तो जैसे बल्ब जल रहा है वैसे दिखता है, नहीं दिखता, बल्कि क्या होता है, उसकी रोशनी आपको कम ज्यादा होते हुए दिखती है। इसको बोलते हैं रात में तारों का टिमटिमाना। ठीक है। तीसरी जो चीज है सूर्य की आभासी स्थिति। सूर्य की होता क्या है कि जैसे सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद, और लगभग ये जो टाइम पीरियड होता है लगभग 2 से 3 मिनट का होता है मुश्किल से, सूर्यास्त होने के बाद भी आपको 2 या 3 मिनट तक सूर्य दिखाई देता है। नंबर 3 है सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देना। उसका कारण भी यही है, सूर्यास्त हो चुका है लेकिन वो सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक आपको सूर्य दिखाई दे सकता है। ऐसा कैसे होता है, देखो ये क्षैतिज है, ये क्या है, आप यहाँ है, क्षैतिज पे है। क्षैतिज का मतलब होता है पृथ्वी को अनंत से मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी के तल को अनंत से मिलाने वाली सीधी रेखा। ठीक है ना। अब होगा क्या कि सूर्य यहां आ गया भाई, क्षैतिज से नीचे आ गया सूर्य, यानी सूर्यास्त हो गया। ठीक है ना। सूर्यास्त होने के बाद आप तो यहाँ ऊपर देखोगे ना, आप यहाँ नीचे तो देख नहीं पाओगे। तो उसके बाद भी सूर्य कुछ देर तक दिखाई देगा, लगभग 2 से 3 मिनट तक। वो कैसे दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें देखो यहाँ पहुंचेंगी, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण। ठीक है। नीचे कैसा माध्यम है, क्षैतिज से नीचे दूसरा माध्यम होगा, और क्षैतिज से ऊपर क्या होगा, दूसरा माध्यम होगा। तो ये प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच सकती है, सॉरी हाँ, अपवर्तित होकर कहां तक पहुंचेगी। असल में इसको, इसका एक्चुअल मार्ग तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये अपवर्तित होकर कहां तक पहुंचेगी, जो प्रेक्षक है जो क्षैतिज पे खड़ा है उसको दिखाई देगा। और ये सिर्फ कितने टाइम तक होगा, आपको लगेगा कि असल में सूर्य यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है, तभी तो आपको दिखाई दे रहा है। ये सूर्य की ये वास्तविक स्थिति है और ये आभासी स्थिति है। आपको ऐसा लगेगा कि सूर्य कहीं अभी ऊपर है, असल में सूर्योदय हुए 2 मिनट हो चुके हैं, सूर्यास्त हुए 2 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सूर्य क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये कुछ अपवर्तन की घटनाएं हैं। इसमें लाइट रहेगी, बिल्कुल आपको प्रकाश दिखाई देगा, नहीं तो सूर्य दिखने का क्या मतलब है। अगर लाइट नहीं दिखेगी तो सूर्य में क्या दिखेगा, ये बताओ मुझे। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जो आपको समझनी। आगे बात समझ में, आगे बढ़ूं। अब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आने वाली है, इसलिए उसी आर्टिकल के लिए ये बेस बनेगा भाई। जो आपने अभी तक पढ़ा है वो उस आर्टिकल के लिए क्या है, इसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। और वो आर्टिकल है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये चीजें बोर्ड पे दिखाई दे रही है, कर तो नहीं रही साइड से, दिख रही है? पूर्ण आंतरिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने कभी? सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? देखो, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है? ये पूछा जाता है भाई एग्जाम की दृष्टि से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्रांतिक कोण भी पूछा जाता है और साथ में क्या पूछा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? अब होता क्या है, देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि आपको एक चीज रिमाइंड करनी पड़ेगी कि जब प्रकाश, एक चीज ध्यान रखो, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, सघन माध्यम से किसमें जाता है? विरल माध्यम में जाता, तो क्या होता है भाई? तो जो प्रकाश किरण है अविलंब से दूर हटता है, ये समझना है आपको। एक तरफ या सघन या विरल माध्यम ले लो और ऊपर ले लो, ये कैसा माध्यम हो गया? ये कैसा माध्यम हो गया? ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। तो कोई प्रकाश किरण ऐसी तिरछी आपतित हुई, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने एक अविलंब खींचा और ये अविलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। प्रकाश किरण जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। अब इमेजिन करो आप, अब आप प्रकाश किरण पे आपतन कोण, ये आपतन कोण है भाई, ये क्या है? आपतन कोण है, ये क्या है? परावर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। यहाँ पे हमेशा आई विल बी लेस देन आर, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो अपवर्तन कोण हमेशा बड़ा होगा। अपवर्तन कोण हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा आपतन कोण से। अब आप सोचो कि हम अपवर्तन, जो आपतन कोण है इसका मान धीरे धीरे बढ़ाएं। आपतन कोण का मान हम क्या करें? अब हम धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ाएं। पहले आई था, ठीक है ना, अब हम दूसरी प्रकाश किरण डालते हैं इस पे, ये, ठीक है ना। अब ये सपोज के लिए किस कोण पे आपतित हुई? I1 कोण पे, किस पे हुई? और यहां से ये फिर से बढ़ जाएगा, ये R1 हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा? ठीक है ना। तो I1 इज ग्रेट, अगर आपके पास I1 जो है I से बड़ा है ना, I1 इज ग्रेटर देन I, तो R1 किससे बड़ा है? R1 इज ग्रेटर देन R। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और एक कंडीशन ऐसी आएगी भाई, हम आपतन कोण का मान बढ़ते, देखो ये आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ते हुए एक स्थिति ऐसी आएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। एक स्थिति क्या आएगी? ऐसी होगी कि यहाँ ऊपर ये सघन माध्यम है, यहाँ ऊपर, और नीचे क्या है? विरल माध्यम है भाई। अब हमने आपतन कोण इतना बढ़ा दिया, आपतन कोण का मान हम बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आ गई कि अपवर्तन कोण क्या हो गया भाई? अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री, वो ये देखो ये कितना डिग्री हो गया? आपतन कोण के इस विशिष्ट मान को, जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ, इसको IC लिखते हैं भाई, और इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। परिभाषा क्या लिखोगे कि जैसे जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अविलंब से प्रकाश किरण दूर हटते जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, ये थ्योरी का हिस्सा जो मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है ना। आपतन कोण का मान अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान बढ़कर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो अपवर्तन कोण भी धीरे धीरे बढ़ता है और एक पर्टिकुलर आपतन कोण के एक पर्टिकुलर मान के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। आपतन कोण के एक विशिष्ट मान के लिए आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिसके लिए जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाए, कितना हो जाए, एक पर्टिकुलर मान के लिए आपतन कोण के एक पर्टिकुलर मान के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इस मान को आपतन कोण के इस विशिष्ट मान को आपतन कोण के इस मान को क्या बोलते हैं भाई, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और इसे आईसी से प्रकट करते हैं। इसे किससे लिखते हैं, इसका जो प्रतीक है वो आईसी है, सी फॉर क्रिटिकल, आई फॉर इंसिडेंस। तो क्रिटिकल एंगल है आई सी से प्रकट करें। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा कि अगर, अब ध्यान दो आगे, अब अगर आपतन कोण का मान आईसी से बड़ा कर दे, आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, बट जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है, ठीक है ना। और एक विशिष्ट कोण के लिए कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। उस मान को बोलेंगे क्या, अगर हम आपतन कोण का मान इस आईसी से बड़ा कर दें तो क्या हो, देखो अब हम आपतन कोण का मान और बढ़ा देते हैं। अब आपतन कोण इतना हो गया भाई, यहाँ पे जो आपतन कोण है ये आई इज ग्रेटर देन आई सी, आई किससे बड़ा हो गया। तो अब क्या होगा, अब क्या हुआ, ये अपवर्तन है, ये परावर्तन हो गया। क्या हो गया, इस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा बड़ा कर दे तो अपवर्तन की जगह पे क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाता है। और इस घटना को जब अपवर्तन न होकर के क्या होता है, किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से अपवर्तन न होकर क्या हो जाएगा, परावर्तन हो गया। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आ गई। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यदि क्रांतिक कोण, यदि आपतन कोण का मान लिख दो या समझ लो, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। फलस्वरूप प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम से आती है। आई बात समझ में। अब अपवर्तन होना था, अपवर्तन हो गया, क्या, परावर्तन। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। इस घटना को बोलते हैं कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल, समझ में आ गई कि नहीं आई, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि क्रांतिक कोण पर क्या होगा, क्रांतिक कोण की स्थिति में आई का मान होगा किसके बराबर, आईसी के, और आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही है, ये डेंस से और रेयर में आ रही है। तो ये सघन माध्यम है, इसको डी डेंस लिखते हैं, ये विरल माध्यम है, इसको क्या लिखते हैं, आर। तो इसलिए सघन के सापेक्ष, ध्यान रहे, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन को लिखते हैं डी एन आर हो गए, क्या हो। तो स्नेल का नियम से
स्नेल का नियम क्या बोलता है? DNR किसके बराबर हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। और यहाँ पे आई का मान अगर हम आई से रखें तो आर का मान कितना हो जाएगा? है 0 या 90। अब यदि आर इक्वल टू सॉरी आई इक्वल टू आई सी, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। तो DNR बराबर कितना हो जाएगा? विरल के सापेक्ष सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का पूर्णांक हो जाएगा साइन IC बट्टे साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? तो DN √3/2 कब से होने लगा है बट्टे 1, या DNR बराबर हो गया DNR बराबर साइन IC। DNR इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है। और उत्क्रमणीयता सिद्धांत बोलता है कि उत्क्रमणीयता सिद्धांत क्या है? DNR इक्वल टू 1/RND। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? वो हो जाएगा DNR इक्वल टू 1/RND होगा। तो RND इक्वल टू हो जाएगा RND बराबर 1/DNR, या आप कह सकते हैं RND इक्वल टू 1/sin IC, 1/sin। यहां से आप इसके लिए कंडीशंस निकाल सकते हो कि हमेशा देखो कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जबकि प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? विरल सघन माध्यम से और विरल माध्यम में जाएगी। पहला तो ये है। और दूसरा कंडीशन जो है उसके लिए वो ये है कि आपतन कोण का मान हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? है क्या बोल रहा हूँ यार? क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो अपवर्तन कोण सबसे पहले जो पहली कंडीशन तो है कि एक जो प्रकाश किरण है वो सघन से कहाँ आए? विरल में आए। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपतन कोण का मान है आई शुड बी ग्रेटर देन IC, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई पक्का? तो ये पूछा जाता है भाई, देखो क्रांतिक कोण पूछा जाता है, ठीक है ना? मिटा दो। क्रांतिक कोण और साथ में क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सबसे ज्यादा पूछे इस आर्टिकल 1 या 2 नंबर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं इस पूरे चैप्टर में। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो तो आपको ये इस पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, चाहे उसकी परिभाषा हो चाहे उस पर न्यूमेरिकल हो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। न्यूमेरिकल ले लो, एक इसी पे एक न्यूमेरिकल ले लो। वैसा भी इस पे इससे पहले वाले उस पे भी न्यूमेरिकल लिए नहीं हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है भाई। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG लिखूं मैं, कितना दिया हुआ है? 1.5। आगे बोला हुआ है कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण यानी कि क्या लिखते हैं इसको? IC आपको निकालना है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक प्रकाश किरण, आगे लिखो, एक प्रकाश किरण 50 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है तो किरण क्या वायु में प्रवेश करेगी? एक प्रकाश किरण 50 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है
तो क्या किरण वायु में प्रवेश करेगी? और आपको दिया है एक चीज और दिया है, साइन इनवर्स, जो साइन 42 का मान दिया है, क्या दिया? साइन 42 का मान दिया है आपको, दिया है साइन 42 डिग्री बराबर 0.67, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना? ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो आप जानते हैं हल में आप लिखोगे कि चूंकि पूर्णांतिक परावर्तन नहीं, क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक वहां आईसी के लिए क्या होता है भाई, अभी आपने पढ़ा कि ए एन जी बराबर क्या होता है, 1 साइन आईसी, आर एन डी लिखा था ना उसमें, आर एन डी बराबर क्या आया था, अभी आपको बताया था, आर एन डी बराबर 1 साइन आईसी। तो यहाँ पे आर की जगह क्या है, आर की जगह क्या है, रेयर क्या है, एयर है, डेंसर क्या है, ग्लास, ठीक है। तो ए एन जी बराबर 1 साइन आई सी, तो यहाँ से साइन आई सी बराबर हो जाएगा भाई, साइन आई सी बराबर 1 ए एन जी 1, और साइन आई सी विल बी इक्वल टू, साइन आई सी विल बी इक्वल टू 1 ए एन जी का मान कितना दिया हुआ है, 1.5, और साइन आई सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 में 1.5 का भाग दो जरा, कितना आ रहा है, 10/15 हो गया, तो 0 पॉइंट लगेगा तो 100/15 हो गया, 100/15, 15 6 जा 90, 666 आता जा रहा है भाई, कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन आई सी बराबर हो जाएगा, साइन आई सी विल बी इक्वल टू 0.6, कितना लिख सकते हैं इसको, 0. और इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ देखिए 0.67 पहले से दिया हुआ है ना, नहीं दिया, तो वो किसके बराबर है, अब आपको दिया है कि साइन 42 बराबर 0.67, इन दोनों की तुलना कर लो, इन दोनों क्या कर लो, तो इसलिए आईसी का मान कितना हो गया, आईसी का मान 42 डिग्री हो गया भाई। तो कांच के लिए क्रांतिक कोण, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना डिग्री हो गया, 42 डिग्री। जो कांच हमें दिया हुआ है जिसका कि वाई के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, उसके लिए क्रांतिक कोण कितना है, 42 डिग्री। अब आपको आगे बोला हुआ है कि अगर प्रकाश किरण, क्या बोला था, अगर कोई प्रकाश किरण कांच से वायु में 50 डिग्री के कोण पे आपतित हो रही है, देखो 50 डिग्री 42 डिग्री से क्या है, बड़ा है ना, तो इसका मतलब जो आपतन कोण है वो क्या है, क्रांतिक कोण से बड़ा है। तो इस स्थिति में जो प्रकाश किरण है वायु में प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी, कहां से करेगी, वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, नहीं बात समझ में, आपको बोला है कि यदि आपतन कोण 50 डिग्री, यदि आपतन कोण कितना डिग्री हो, 50 डिग्री हो, तो 50 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, इसका मतलब है आई इज ग्रेटर देन आई सी, आई इज ग्रेटर देन, तो इस स्थिति में अपवर्तन न होकर क्या हो जाएगा, अपवर्तन तो होना संभव नहीं है क्योंकि क्रांतिक कोण से बड़ा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अतः 50 डिग्री कोण पर आपतन के लिए, आपतित होने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा भाई। क्यों होगा, क्योंकि क्रांतिक कोण से क्या है, बड़ा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और इसलिए जो प्रकाश किरण है वो कांच से वायु में प्रवेश नहीं करेगी बल्कि वापस परावर्तित हो जाएगी। लास्ट में लिखोगे अतः प्रकाश किरण
50 डिग्री के कोण पर कांच से वायु में प्रवेश नहीं करेगी। कारण हमने दे दिया, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अपवर्तन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ये आर्टिकल समझना बहुत जरूरी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझना आपके लिए, समझना भी जरूरी है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी जरूरी है, ठीक है ना। अब दो तीन चीजें हैं जो इसके अनुप्रयोग हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, ये आपको खुद पढ़ना है भाई, ध्यान, क्योंकि इसमें केवल थ्योरी है, कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोग समझ चुके हो। तो जैसे फर्स्ट पहला अनुप्रयोग है हीरे का चमकना। हीरे का, हीरा चमकता है भाई, ठीक है। क्यों चमकता है? क्योंकि हीरे के पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण आपतित होगी, ठीक है ना, तो वो हमेशा उससे क्या होगा, अपवर्तन नहीं होता बल्कि क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसलिए आपको हीरा क्या दिखेगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज आपको जल में परखनली का चमकना। अगर जल में कोई परखनली डाली है कांच की तो वो चमकदार दिखाई देती है। क्यों दिखाई देगी? जल में परखनली का चमकना क्यों चमकता है? अगर आपने कोई टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब को आप जल में डुबा दो तो आपको चमकती हुई दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि फिर वापस क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्योंकि वहां पे दो माध्यम होंगे, एक कांच और दूसरा जल होगा। कांच क्या होगा, सघन होगा, जल क्या होगा, विरल होगा। प्रकाश किरण कहां से जाएगी? प्रकाश किरण, क्योंकि आप परख नली देख रहे हैं ना, तो प्रकाश किरण परख नली से किसमें प्रवेश करेगी? कांच से किसमें प्रवेश करेगी? जल में प्रवेश करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या दिखेगी, चमकती हुई। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक क्या है, उदाहरण है। कांच और पानी में हवा के बुलबुले चमकते हैं, ठीक है। और कांच में अगर कोई कांच है भाई, सपोज के लिए कांच का टुकड़ा है, वो कहीं से चटक गया है, सिंपल सा कांच का टुकड़ा है, अलग नहीं हुआ है बल्कि क्या है, उसमें वो चटक गया है। वो चटकता हुआ जो हिस्सा है वो क्या दिखेगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मृग मरीचिका का नाम सुना होगा आप लोगों ने? राजस्थान में मृग मरीचिका बोलते हैं उसको। उसको ऐसा लगता है कि दूर कहीं क्या है, पानी का तालाब है। तो जैसे मृग दौड़ता है कि यहाँ पानी है आगे, तो वहां पे जाके पता चलता है यहाँ पे बालू बालू है, फिर उसको वो जो है वो और आगे दिखाई देती है। तो वो एक प्रकार से वो एक मुहावरा है, मृग मरीचिका का मतलब आभासी वस्तु जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो मृग मरीचिका कैसे बनती है, उसके लिए भी जो घटना जिम्मेदार है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप ऐसे समझो कि सपोज के लिए गर्मियों के दिन है भाई, ठीक है ना। गर्मियों के दिन है तो जो राजस्थान में है, या राजस्थान तो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है, बाकी दुनिया के जो भी मरुस्थलीय प्रदेश हैं जहाँ पे बालू ही बालू है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि नीचे की जो सतह है वो काफी गर्म हो जाती है, बालू गर्म हो जाती है। ऑब्वियसली दिन में बालू क्या हो जाएगी, जब गर्म होती है तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो और उससे जो देखो, अगर सपोज के लिए धरती से इतने ऊपर तक आने वाली वायु क्या हो गई, गर्म हो गई ना। यहाँ तक की वायु गर्म है, यहाँ से धरती तक, यहाँ से ऊपर की, उसकी अपेक्षा ठंडी है। ठंडी तो नहीं होगी लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है, ठंडी है। तो दो लेयर बन गई। एक नीचे जो है क्या है, गर्म वायु है, ऊपर क्या है, ठंडी वायु। तो यानी ऊपर ठंडी वायु हमेशा सघन होगी, गर्म क्या होगी, विरल होगी। तो सघन हो गया ऊपर और नीचे हो गया विरल। अब प्रकाश किरण, जो सूर्य से प्रकाश किरण आएगी, वो जो लेयर बन गई है, ठीक है ना, उस लेयर पे आएगी। और अगर वो जो कोण है सूर्य से उस लेयर पे, तो प्रकाश किरण जो पड़ रही है, जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। किसी क्षण क्रांतिक कोण से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब अपवर्तन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। अब परावर्तन हो जाएगा तो आपको लगेगा वहां पे कोई चीज चमक रही है, जैसे कोई शीशा चमकाता ना, तो आपको दिखता है कोई चीज चमक रही है, ठीक है ना। तो वो आभास देता है कि वहां पे क्या चमक रहा है, वहां पे जल चमक रहा है।
ठीक है ना। अगर कोई रेगिस्तान में कोई पेड़ खड़ा है, कोई पेड़ क्या है, तो आपको उसकी परछाई दिखेगी, उसकी क्या दिखेगी। अब परछाई कब दिखेगी, परछाई तब दिखेगी जब नीचे क्या रखा हो, तो कांच हो या फिर क्या हो, पानी हो। तो जो यात्री है जो वहां गुम हो गया, उसको लगता है कि जो पेड़ है उसकी परछाई दिख रही है, इसका मतलब वहां पे क्या है, तालाब है। ठीक है। अब वो जैसे दौड़ के वहां पहुंचता है तो तब पता चल रहा तालाब और आगे निकल गया। तो ये मृगमरीचिका का बनना, ये भी एक मिराज बोलते हैं इसको, मिराज। ठीक है। तो इस ये मृगमरीचिका बनना किसका, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का एक काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अगली बात समझ में। ऐसे एक दो उदाहरण और होंगे तुम्हारी किताबों में, पढ़ लेना उनको। ठीक। ऐसा कोई बताने लायक उदाहरण है नहीं। एक तो ज्यादातर यही पूछा, मिराज पूछा जाता है, मिराज इन डिजर्ट, मृगमरीचिका मतलब मृग, ये जरूर पढ़ना, इसको बोलते हैं मिराज इन डिजर्ट। ठीक है ना। तो ये जरूर ये पूछा जाता है कि मृगमरीचिका कैसे बनती है, और रास जो डेजर्ट्स में यानी कि रेगिस्तान में भटके हुए आदमी को पानी का आभास, पानी कहीं दूर पानी का आभास क्यों होता है। ठीक है। तो कारण वही है। और हर देखो, नोट करने वाली बात यह है कि हर समय नहीं होगा, मरीचिका हर समय नहीं बने, वो सिर्फ कब बनेगी, जबकि आपतन कोण क्या हो, क्रांतिक कोण से बड़ा। ठीक है ना, याद रहेगा। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन समझ में आ गई, कंप्लीट, और क्रांतिक कोण समझ में आ गया, और उस पर न्यूमेरिकल भी मैं आपको एक बता दूँ, और इसके कुछ और उदाहरण आप लोग खुद ही चाहो तो खुद ही पढ़ लेना भाई। ठीक है ना। हम इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। ठीक। तो आज के लिए बहुत है।